नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक एमएससी सेकेंड सेम सेकेंड पेपर यूनिट 3 सेल स्प्लाइसिंग। सेल स्प्लाइसिंग यूकैरियोटिक सेल्स में होने वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, जिसके कारण कम जीन्स होने पर भी बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रोटीन्स सेल्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बायोमोलिक्यूल है। सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी इसे कहा जा सकता है। कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक फंक्शनल इसलिए क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो या तो प्रोटीन्स के द्वारा या एंजाइम्स, जो कि फिर बेसिकली प्रोटीन्स हैं, उनके द्वारा कैटेलाइज किए जाते हैं। और स्ट्रक्चर में भी अगर हम देखें तो प्रोटीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में प्रोटीन दिखाई देता है। प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के द्वारा ही किया जाता है। डीएनए में जितने भी प्रोटीन्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनको हम जीन बोलते हैं। यानी हर प्रोटीन के लिए एक जीन उपस्थित है, जो अगर हम मॉलिक्यूल फॉर्म में देखें तो वो एक डीएनए है। ये न्यूक्लियस में है। और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट प्रोटीन राइबोसोम्स जो हैं वो सीड्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाते हैं। यानी प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ पे अमीनो एसिड्स एक के पीछे एक जुड़ करके एक पॉलीमर बनाएंगे, वो होगा साइटोप्लाज्म में। और इन्फॉर्मेशन है डीएनए में। ये इन्फॉर्मेशन डीएनए से साइटोप्लाज्म में ले जाने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। तो जो पहला प्रोसेस है जो न्यूक्लियस में होता है वो है उस डीएनए या जीन से मैसेंजर आरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब करना। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और अब मैसेंजर आरएनए इसको साइटोप्लाज्म तक लेके जाएगा, राइबोसोम्स तक लेके जाएगा, जहां इस पर उपस्थित सीक्वेंस के आधार पर अमीनो एसिड का सीक्वेंस ज्वाइन किया जाएगा और एक प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होगा। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट्स में ये एक सीधा साधा रिलेशनशिप है, जैसा जीन वैसा एमआरएनए और वैसा ही पॉलीपेप्टाइड। लेकिन यूकैरियोट्स में जीन्स के बीच बीच में कुछ ऐसी अनवांटेड सीक्वेंसेस हो सकती हैं जो कि प्रोटीन के एक पर्टिकुलर प्रोटीन के निर्माण के लिए अनावश्यक है। इनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इंट्रॉन है, कौन सा अनवांटेड है, कौन सा वांटेड है, ये ट्रांसक्रिप्शन के समय पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन में जैसा जीन होता है वैसा का वैसा आरएनए ट्रांसक्राइब हो जाता है। इसे हम इसीलिए प्री एमआरएनए या हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। इसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में इस प्री एमआरएनए या एचएनआरएनए में से अनवांटेड सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये अनवांटेड सीक्वेंसेस या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कहलाती हैं इंट्रॉन्स, और जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो कहलाती हैं एक्सॉन्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का जो सीक्वेंसेस हैं वो इंट्रॉन्स हैं और रेड कलर की एक्सॉन्स हैं। स्प्लाइसिंग के द्वारा इन ब्लू कलर की सीक्वेंसेस को स्प्लाइस आउट, कट आउट कर दिया जाता है और रेड कलर की सीक्वेंसेस को आपस में ज्वाइन करके रिक्वायर्ड प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए तैयार किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करके प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर दो एक्सॉन्स के बीच जो अनकोडिंग अनवांटिंग सीक्वेंसेस है वो इंट्रॉन्स, उसको रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है। इंट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंट्रॉन है और इसको रिमूव करना है। पहला है 5 प्राइम एंड पर जीयू प्रेजेंट होता है। जो भी इंट्रॉन है उसके 5 प्राइम एंड पर, और ये जो आप इस सीक्वेंस में देख सकते हैं येलो कलर का जो सीक्वेंस है वो इंट्रॉन है और ब्लू कलर के सीक्वेंसेस एक्सॉन्स हैं। इसके 5 प्राइम पर जीयू प्रेजेंट है और एक्सॉन 1 के 3 प्राइम पर एजी है, तो सीक्वेंस बनता है एजीजीयू। जनरली एजीजीयू स्प्लाइसिंग को इनवाइट करता है और इसमें क्लीवेज होती है 2 जी के बीच में। इसी तरह से आप अगर तो 5 प्राइम जैसे डोनर साइट पे कहते हैं 5 प्राइम एंड पे वो वहाँ पर प्रेजेंट है जीयू। 3 प्राइम जैसे एक्सेप्टर साइट बोलते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है एजी। अगेन आप अगर एक्सॉन 2 के 5 प्राइम पे देखेंगे तो वहाँ जीयू प्रेजेंट है, तो सीक्वेंस बनती है एजीजीयू, जिसके जी और जी के बीच में क्लीवेज होना है। तीसरा जो है आप रेड कलर का ए अपस्ट्रीम
3' अपस्ट्रीम मतलब जब हम 5' की तरफ मूव करते हैं उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं, और जब हम 3' की तरफ मूव करते हैं उसे डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम 3' इंट्रॉन के आपको एक रेड कलर का ए दिख रहा है जो कि एक एडिनोसिन सीक्वेंस है, और ये एक ब्रांच पॉइंट के समान काम करता है। इसका यूज़ हम बाद में देखेंगे। और डाउनस्ट्रीम ए और अपस्ट्रीम 3' एक पॉलीपिरामिडीन ट्रैक्ट है, वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है। पिरामिडीन ये सी या यू का सीक्वेंस हो सकता है कंटिन्यूएशन में, इसीलिए इसको पिरामिडीन ट्रैक्ट कहा जाता है। दो तरह के स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म और स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड मैकेनिज्म। सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म जहाँ पर किसी भी स्प्लाइसियोसोम की आवश्यकता नहीं होती, कोई स्प्लाइसियोसोम मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है, ये इंट्रॉन्स ही अपने आप कैटलाइज करते हैं जिस रिएक्शन को। एक्चुअली स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड में भी कैटालिसिस इंट्रॉन्स के द्वारा ही होता है, बट क्योंकि वहाँ एक एक्स्ट्रा मशीनरी की आवश्यकता होती है इसलिए हम उसको स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड मैकेनिज्म बोलते हैं। सेल स्प्लाइसिंग को कहीं कहीं ऑटो कैटालिसिस भी बोलते हैं, बट ऑटो कैटालिसिस बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैटालिसिस इंट्रॉन्स के द्वारा किया जाता है। इसमें आरएनए इंटरैक्शंस होते हैं और ये दो प्रकार का होता है। अभी जिस इंट्रॉन की हमने बात की वो है ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, जहाँ पर एक एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड ब्रांच पॉइंट के रूप में प्रेजेंट होता है। कई बार ये एडिनोसिन ब्रांच पॉइंट के रूप में प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम ग्रुप 1 बोलते हैं। स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड यहाँ पर एक बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियर RNPs राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स का एक मशीनरी प्रेजेंट है जो कि स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन के रिमूवल में मदद करती है। यहाँ पर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रोटीन्स के साथ में RNA एसोसिएटेड है। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है और कॉम्प्लीमेंटैरिटी के हिसाब से मैसेंजर RNA के साथ में ये जो RNA है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा एक जिप का निर्माण कर सकते हैं और आपस में ये बाइंडिंग शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर RNA प्रोटीन इंटरैक्शंस दिखाई देते हैं। ये है सेल स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। पहले हम ग्रुप 2 जहाँ पर एडिनोसिन एक ब्रांच पॉइंट के रूप में प्रेजेंट होता है उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये जो दो रेड ब्लॉक्स हैं ये एक्सॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बीच में जो लाइन है वो इंट्रॉन रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं कि ब्रांच पॉइंट ए प्रेजेंट है। इसमें पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो एडिनोसिन द्वारा किया जाता है। एस्टर बॉन्ड जो कि एक्सॉन के 3' और इंट्रॉन के 5' पर प्रेजेंट होता है, सबसे पहले उसको अटैक करके उस एस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। उसके बाद में ये जो GU है, इस G का जो 5' एंड है वो एडिनोसिन में जो राइबोस शुगर है उसके 2' पर जो OH है उसके साथ में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एडिनोसिन के साथ G अटैच हो जाता है और ये एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो एडिनोसिन है ये इसमें राइबोस शुगर है और आपको मालूम है राइबोस एक पेंटोस शुगर है। इसके 3' और 5' पर तो OH हैं ही, साथ में इसके 2' कार्बन पर भी OH प्रेजेंट होता है। उसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में G का जो वो है G का 5' पोजीशन वो एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, एसिड एस्टर बॉन्ड बनाता है। अब ये कहलाता है फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक जिसमें ये ब्रेक हुआ और ये आकर के इससे जुड़ गया। अब ये जो फ्री हुआ 3' एक्सॉन 1 का है, ये सेकेंड अटैक करता है 3' ऑफ इंट्रॉन और 5' ऑफ एक्सॉन 2 के बीच। यहाँ का एस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है और इसके साथ में जाकर के ये 3' ऑफ एक्सॉन 1 ज्वाइन हो जाता है और ये इंट्रॉन जो है वो लैरिएट के फॉर्म में, ये जो खास एक स्ट्रक्चर बना है इसे लैरिएट बोलते हैं, इस लैरिएट के फॉर्म में ये अलग हो जाता है और एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 के साथ में जाकर के ज्वाइन कर लेता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि दो ट्रांसएस्टरिफिकेशन मतलब एक एस्टर बॉन्ड टूटा और दूसरा एस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ। पहला टूटा 5' ऑफ इंट्रॉन और 3' ऑफ एक्सॉन से और बॉन्ड फॉर्म हुआ एडिनोसिन के साथ G का। दूसरा
बॉन्ड ब्रेक हुआ 3 प्राइम ऑफ इंट्रॉन और 5 प्राइम ऑफ एक्सॉन में, और बॉन्ड फॉर्म हुआ दूसरा एस्टर बॉन्ड 3 प्राइम ऑफ एक्सॉन 1 और 5 प्राइम ऑफ एक्सॉन 2। तो इसमें 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस होते हैं, 2 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड्स टूटते हैं और 2 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड्स नए बनते हैं। ये दूसरा तरीका है सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म का, जिसे ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ये उन इंट्रॉन्स में पाया जाता है जहाँ पर ब्रांच पॉइंट के रूप में एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जीटीपी हेल्प करता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनमें एक जी पॉकेट ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग पॉकेट प्रेजेंट होती है। इसमें जाकर के जीटीपी अटैच हो जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस जी पॉकेट के कारण इस जीटीपी की एनर्जी के कारण जो इंट्रॉन का 3 प्राइम है उसके और एक्सॉन 1 के 5 प्राइम के बीच में एस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है। जो एस्टर बॉन्ड जो 3 प्राइम पोजीशन है एक्सॉन का, वो सीधे सीधे एक्सॉन 2 के 5 प्राइम पे जाकर के सेकेंड एस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है और वहाँ पर ज्वाइन हो जाता है, और ये इंट्रॉन जो है ये अलग हो जाता है। सिंपल रिएक्शन है, इसमें 2 एस्टर बॉन्ड्स टूटते हैं और एक ही एस्टर बॉन्ड फिर से बनता है। यही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिफरेंस है। ग्रुप 1 में 2 एस्टर बॉन्ड्स टूटते हैं लेकिन फॉर्मेशन एक का होता है, वहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड्स टूटे और 2 ही एस्टर बॉन्ड्स फॉर्म हुए। वहाँ पे लैरिएट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे लैरिएट नहीं फॉर्म होता है, सीधे सीधे जो इंट्रॉन है वो निकल के बाहर चला जाता है। वहाँ पे ए के रूप में ब्रांच पॉइंट है, यहाँ कोई ब्रांच पॉइंट नहीं है, इसलिए जी पॉकेट्स उसमें हेल्प करती हैं। जो दूसरा मैकेनिज़्म है जहाँ पर स्प्लाइसोसोम मशीनरी यूज़ होती है। स्प्लाइसोसोम मशीनरी में जैसे आपको बताया कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनपीज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। 5 प्रकार के एसएनआरएनपीज, जिनको हम प्रोनाउंसिएशन में स्नर्प्स भी बोलते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं U1, U2, U4, U5 और U6। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि इनके साथ में और लगे रहते हैं, जिनको हम ऑक्सिलरी फैक्टर्स या स्लाइसिंग फैक्टर्स बोलते हैं, और इनमें अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं कि आरएनए हाइब्रिड्स जो फॉर्म होते हैं उसमें एक्चुअली किस तरह से रिएक्शन होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री उनमें आपस में बाइंडिंग होगी और इस तरह से ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे। और अगर हम अब ये देखिए, ये स्प्लाइसोसोम मशीनरी है, इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स ई है उसमें हम देखेंगे कि U1 जो स्नर्प है, SNRNP है, वो जाकर के और वो इंट्रॉन की 5 प्राइम साइट GU पर अटैच हो जाता है। ठीक है, एक BBP ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें कि 2 ऑक्सिलरी फैक्टर्स हैं 1 और 2, ये जाकर के अटैच हो जाते हैं ब्रांच पॉइंट पर और पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक्ट पर। अब यहाँ पर ये बना कॉम्प्लेक्स ई में क्या हुआ, U1 अटैच हो गया है 5 प्राइम ऑफ इंट्रॉन्स और ऑक्सिलरी फैक्टर्स अटैच हो गए हैं ब्रांच पॉइंट और पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक्ट पर। इसके बाद में अब U2 आता है और U2 आने के बाद में वो BBP ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन को वहाँ से डिस्प्लेस करके और खुद जाकर के ब्रांच पॉइंट से अटैच हो जाता है। ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स बी। तो सबसे पहले बनता है कॉम्प्लेक्स ई, उसके बाद बना कॉम्प्लेक्स बी। अब कॉम्प्लेक्स बी के बाद में ऑक्सिलरी फैक्टर्स अलग हो गए और बाकी बचे 5 प्राइम पर ये U1 और ब्रांच पॉइंट पर U2। और अब इसके बाद में यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स ए है। फिर कॉम्प्लेक्स ए जो है वो कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स बी। कॉम्प्लेक्स बी में 3 स्नर्प्स U4, U5 और U6 ये एक ट्राइमर के फॉर्म में आते हैं और यहाँ आकर के सबसे पहले तो U5 जो है वो एक्सॉन से जाके जुड़ जाता है। उसके बाद जो U6 है वो U2 को डिस्प्लेस कर देता है, U2 को हटा देता है और
जो U4 है उसका एक्चुअली उसका कुछ ऐसा वो नहीं है, वो भी रिलीज़ हो जाता है, लेकिन उसके पहले वो U6 और U2 के बीच में सॉरी U6 और U5 के बीच में, U5 जो कि अब U1 को डिस्प्लेस करके खुद इंट्रॉन पे आ गया है, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देता है। तो U5 और U6 को बॉन्ड बनाने में मदद करता है U4। U5 जिसने U1 को डिस्प्लेस किया और खुद वहाँ पे बैठ गया, U6 जिसने U2 को डिस्प्लेस किया और ब्रांच पॉइंट पे, तो बॉन्ड किसके बीच में बना? 5 प्राइम ऑफ इंट्रॉन्स और ब्रांच पॉइंट के बीच में, और इसको मीडिएट कर रहा है U4। ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स B। इसके बाद में ये जो है यहाँ से ये लाइगेट कर जाता है, जुड़ जाता है आकर के, और लाइगेट हम बोल सकते हैं, बट इसमें कोई लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आकर के यहाँ पर एक लैरिएट फॉर्म करता है, और अब जो एक्सॉन जो फ्री हुआ है 3 प्राइम पर, जो उसका जो एंड है, वो जाकर के अटैक करेगा एट द 5 प्राइम ऑफ एक्सॉन 2, और वहाँ पर भी वही जो ब्रेक करेगा, और ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे इंट्रॉन्स के साथ में, और एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 जो है वो आपस में जॉइन हो जाएंगे। स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग का जो एक बेनिफिट ये है कि इन स्नर्व्स की मदद से ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत कन्वीनियंटली हायर यूकैरियोट्स में हमको इसी तरह की स्प्लाइसिंग दिखाई देती है। एक और प्रकार की स्प्लाइसिंग है जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो है वो बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स एक छोटे से जीन से भी निकाल सकते हैं। एक mRNA को हम अलग अलग तरह से स्प्लाइस कर सकते हैं टू गेट अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक प्री mRNA है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 एरियाज़ हैं। अब इनको हमने स्प्लाइस किया, अगर 2 और 5 को निकाल दिया और सिर्फ 1, 3, 4 को रिटेन किया, तो यही mRNA हार्ट मसल्स में एक दूसरा प्रोटीन फॉर्म करेगा। और अगर हम यूट्राइन मसल्स में देखें तो 1, 2, 4 और 5, 3 को निकाल देने से ये एक दूसरे प्रोटीन को फॉर्म करेगा। तो प्री mRNA सेम था, लेकिन उसमें जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म हुई उसमें डिफरेंस के कारण हमको 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, तो ये जनरली अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हमें मिल सकते हैं, इसे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में भी हम स्प्लाइसियोसोम देखते हैं कि मशीनरी काम में आती है, जैसे U1 और U2, U1 5 प्राइम पे अटैच हुआ, U2 ब्रांच पॉइंट पे अटैच हुआ, और U4, U5, U6 आने के बाद में U5 ने U1 को डिस्प्लेस किया, U6 ने U2 को डिस्प्लेस किया, और U4 ने इन दोनों को आपस में बाइंड किया, और जिससे कि एक लैरिएट फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर जब हमने स्प्लाइसियोसोम मशीनरी देखी थी तो वहाँ पर वो सिर्फ सिर्फ इंट्रॉन को कर रहा था। यहाँ पर इन 2 इंट्रॉन्स के बीच में एक एक्सॉन भी इन्वॉल्व है, उसको भी साथ में लेके चला गया वो। तो एक्सॉन ए, एक्सॉन बी, एक्सॉन सी बनने की जगह पे एक्सॉन बी भी साथ में ही निकल गया इंट्रॉन्स के, और हमारे पास सिर्फ एक्सॉन ए और एक्सॉन सी आया। तो यही प्री mRNA अगर तीनों तरह के एक्सॉन देता है तो एक अलग तरह का प्रोटीन बनेगा, और अगर बीच में से एक आध एक्सॉन जो है वो स्किप हो जाता है तो हमें एक अलग प्रकार का प्रोटीन मिलता है। तो ये हैं अलग अलग तरह के ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स, जैसे एक्सॉन स्किपिंग एक इसका इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, जहाँ पर जैसे अभी देखा कि एक्सॉन जो है वो बीच बीच में से स्किप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसके कारण अलग अलग तरह के उसी प्री mRNA से हमको अलग अलग तरह के प्रोटीन्स मिल सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पाथवेज हैं, यानी 2 ऐसे जीन्स हैं जो प्री mRNA में साथ साथ हैं, लेकिन वो कभी भी जब स्प्लाइस आउट होंगे तो उनमें से कोई एक ही रिटेन होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रीन। ब्लू और ब्राउन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कभी भी किसी भी प्रोटीन में ये एक साथ नहीं जाएंगे। ये ग्रीन के साथ ब्लू एंड देन ग्रीन, या फिर ग्रीन के साथ ब्राउन एंड देन ग्रीन, ये कॉम्बिनेशन हमेशा बनेगा। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दे नेवर गो अलॉन्ग टुगेदर। इन दोनों में से एक ही किसी प्रोटीन में जाएगा। तो इस तरह से भी एक ही प्री mRNA से हमें 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स मिल सकते हैं। उसके बाद आता है जो जिसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लाइक एक्सॉन ऑफ 1 इज़ नॉट बाइंडिंग विद एक्सॉन
ऑफ 2 इट इज़ बाइंडिंग विद एक्सॉन ऑफ 5 सपोज, तो बीच के जो 2 3 4 थे वो निकल गए, वो ऑल्टरनेटिव पाथवेज, ऑल्टरनेटिव बाइंडिंग पाथवेज है। उसके बाद इंट्रॉन रिटेंशन, हो सकता है किसी में इंट्रॉन जो है उसको एक्सक्लूड ही ना किया जाए, उसको उसके अंदर रिटेन किया जाए, तो उससे भी एक नए तरह का प्रोटीन जो है वो बन सकता है। इस तरह ऑल्टरनेटिव पाथवे में एक ही मैसेंजर आरएनए से अलग अलग तरह के प्रोटीन जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये है, इसमें हम एंड में देखते हैं कि स्प्लाइसिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, जिसके द्वारा एक ही जीन से क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स बन सकते हैं, तो आरएनए जो बना है उसमें बहुत सारे तरह के मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं और अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन डाइवर्सिटी का। इसमें मिलने वाले जो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं वो सेम जीन से भी कोड किए जा सकते हैं। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि ये जीन की कोडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। न्यूक्लियस छोटा है, न्यूक्लियस में जगह कम है, तो छोटे जीन से प्रोटीन्स बहुत सारे तरह के मिल सकते हैं, तो कोडिंग कैपेसिटी जो है वो जीन की इससे इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके कारण बहुत सारे प्रोटीन आइसोफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो सेम एमआरएनए से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्रोटीन आइसोफॉर्म्स बोलते हैं। तो इनसे हमें बहुत सारे प्रोटीन आइसोफॉर्म्स भी प्राप्त हो जाते हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये आरएनए स्प्लाइसिंग है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसके कारण यूकैरियोटिक सेल्स में जीन का साइज़ छोटा होने के बावजूद बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो उसमें सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।